मोदी सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। आप शायद ये सुन के हैरान होंगे, क्योंकि हम मोदी सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। जी हां, वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो 2017 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कानून बनाया था और यह कहने की कोशिश की थी कि दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है वो चुनावी प्रक्रिया में जो काला धन आता है उस पर रोक लगाएगी। इससे चुनावी प्रक्रिया में जो धन देने की जो प्रक्रिया है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और लोगों को जो है वो किसी गफलत में नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पहले दिन से ही भारी विवाद का सबब बन गया था, क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि दरअसल ये जो तमाम बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, तमाम बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो राजनीतिक दलों को तो पैसा देंगे बॉन्ड खरीद के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीद के, लेकिन जनता को यह पता नहीं चल पाएगा कि दरअसल फंड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई और चुनौती देने पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की खंडपीठ ने बहुमत से नहीं बल्कि सर्वानुमति से, आम राय से, यूनानिमसली यह फैसला दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम मोदी सरकार लेकर आई थी, यह स्कीम असंवैधानिक है, गलत है, लिहाजा इसको फौरन रद्द किया जाए। जी हां, फौरन रद्द किया जाए। जो लोग चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखते हैं, जो लगातार खबरों पर नजर डालते हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि बहुत बड़ा हिस्सा, 2/3 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे थे और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको पीनट्स या बहुत छोटे छोटे हिस्से मिल रहे थे, जिससे यह भी आरोप लग रहा था कि दरअसल जो तमाम बड़े बड़े उद्योगपति हैं या कॉरपोरेशंस हैं, ये सरकार से फायदे के लिए, सरकार से फायदा लेने के लिए सिर्फ सरकारी पार्टी यानी बीजेपी को ही चंदा दे रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या आपत्ति की है और क्या उनकी अपनी राय है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह आरटीआई कानून का उल्लंघन है, यानी जनता को यह जानने का हक है कि किस पार्टी को किस उद्योगपति ने कितना पैसा दिया। हम आपको बता दें कि पहले जो स्कीम थी वो दूसरी तरीके की थी। 20,000 से ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई आदमी देता या कंपनी देती थी तो उसका नाम देना जरूरी था, यानी 20,000 से ज्यादा का डोनेशन या फंड अगर कोई किसी को देता था तो उसके बारे में लोगों को जानकारी देना जरूरी था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पक्ष में क्विड प्रोको जैसी स्थिति पता चलती है और कालाधन रोकने के और भी विकल्प है, सिर्फ इस विकल्प पे चर्चा क्यों की जा रही है और क्यों कहा जा रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती थी वो इसको बेचना बंद कर दे और 12 अप्रैल 2019 से अब तक बेचे गए बॉन्ड का ब्यौरा एसबीआई दे। इस पूरे मसले पर, इस महत्वपूर्ण सवाल पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ संपादक और भारत में इतना अनुभवी पत्रकार शायद ही कोई होगा, श्रवण जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले पर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? देखिए, ये मैं मानता हूं कि जो लड़ाई इस समय चल रही है देश में लोकतंत्र की स्थापना की, ये उसमें न्यायपालिका की तरफ से सबसे बड़ी आहुति है, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन द जुडिशरी हैज एवर मेड ड्यूरिंग द लास्ट 10 years। ये 2024 के चुनाव के पहले चुनावी भ्रष्टाचार की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार है। जी, आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद है कि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए 2016 के नवंबर में नोटबंदी की गई थी और उसने
समाजवादी पार्टी और बीएसपी की पूरी ताकत को खत्म कर दिया था। लड़ नहीं पाए थे लोग। ये जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, अद्भुत काम किया। अद्भुत काम इस माने में किया है, जो प्रशांत भूषण ने कहा है कि देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, रिस्टोर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बिल्किस बानो के मामले में एक बहुत ही जबरदस्त फैसला लिया और लोगों को कुछ उम्मीदें बंधाई थी। जी। लोगों ने कहा था कि ये टोकन जेस्चर भी हो सकता है क्योंकि बड़े फैसले आना बाकी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है आशुतोष जी कि 5 जजों की बेंच ने यूनानिमस दिया, जैसा आपने भी कहा है जी। इसमें कोई 3-2 का या 4-1 का या इस तरह का मामला ही नहीं है। ये जो मामला है, ये जो सत्तारूढ़ दल है उसकी जबरिया नसबंदी है। आपने भी बताया है कि ये वायोलेटिव ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन है। जी। अब आप बताइए उसके परिणाम क्या होंगे। 2 चीजों के, कि एसबीआई को कहा गया है कि वो तुरंत प्रभाव से बंद करे। दूसरा ये कहा गया है कि सारी डिटेल्स एसबीआई 6 मार्च से तक, अप्रैल 2019 से लगाकर इस 6 मार्च तक की पूरी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को उपलब्ध कराते और इलेक्शन कमीशन उसको पब्लिक करे। आप सोचिए, ये सबसे बड़ा एक्सपोजर है। ये पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा एक्सपोजर होगा जी। कि इस हुकूमत को कौन कौन लोग, इस हुकूमत के लिए कौन कौन लोग रक्तदान कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उसमें पैसा कहां से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनलिमिटेड फाइनेंसिंग आर्बिट्ररी है। आप क्या समझते हैं कि ये आपको कोई नजर आया, कोई एक भी बयान सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये स्वागत किया हो, ये बहुत ही अद्भुत काम हुआ। देश की जनता को पता पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा कहां से मिलता है और सारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को जो कुल मिलाकर चंदा मिलता है वो भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले को मिलने वाले चंदे से 1/3 से कम क्यों होता है जी। और ऐसा क्यों नहीं हुआ, अतीत में कभी नहीं हुआ। तो ये जो मैं मानता हूं कि ये इसकी इस नतीजे की आवाज दूर तक सुनाई देगी क्योंकि ये पूरी बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। इसमें कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो, और सर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रोक के रखा था, नवंबर के बाद से रिजर्व किया हुआ था, तो इसलिए अब इसमें सरकार के लिए कुछ बचता नहीं है सवाए इसके कि वो स्वागत करे बिना विलंब किए। वो जितना विलंब करेगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी, सरकार का तो कोई रोल है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली, ये चंदा भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों को तुरंत स्वागत करना चाहिए, कहना चाहिए कि ये बहुत डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा कदम है। वो जितनी देरी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करेंगे, उतना
लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न होंगी। बट श्रवण जी, ये जो जी श्रवण, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी, सरकार जब लेकर आ रही थी तो सरकार का ये कहना था कि दरअसल इससे जो ब्लैक मनी है चुनावी प्रक्रिया में, उस पर रोक लगेगी, एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी आएगी। क्या ये कैमोफ्लेज था? आप सोचिए, आप बहुत अच्छा सवाल है आपका। नोटबंदी करने के पीछे जो बुनियादी तर्क दिया गया था वो क्या था? नोटबंदी के पीछे दिया गया था कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो कम होंगी, काला धन समाप्त होगा, काला धन का प्रवाह विदेशों से बंद हो जाएगा और देश में गैर कानूनी गतिविधियां रुक जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी। क्या हुआ उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने इस जो आज ऐतिहासिक फैसला आया है उसमें, टैकलिंग ब्लैक मनी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनजस्टिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि इस तरह के कोई आंकड़े सरकार ने अपने एफिडेविट में, अपने सबमिशन में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जस्टिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट को अगर पेश किए होते कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इतना बड़ा काला धन जो है वो हमने बाहर किया है। असल में हुआ यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की गोपनीयता के चलते सारा काला धन सरकार को प्राप्त हो गया। ये जो जेटली साहब के जमाने में आया था, 2017 में बिल आया था, 2018 से ये लागू हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। उसके पहले 20,000 से ऊपर जितनी भी राशि थी वो आपको डिस्क्लोज करना होती थी। आज आप 20 करोड़ भी नहीं की भी जरूरत नहीं है और 2,000 करोड़ भी आप अगर किसी पार्टी को तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो देश के सारे चुनावों को खरीद सकते हैं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर कायम हैं और आपको इतना अथाह पैसा मिल रहा है तो देश का केवल एक उद्योगपति ही पूरे देश के चुनाव में फंडिंग कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। तो ये लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि ये हुआ क्या है आखिर। ये जो साइलेंट रिवॉल्यूशन हुआ है देश में, इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। और ये ब्लडलेस कू है सरकार के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिसको एग्जीक्यूट किया है 5 जजों की बेंच ने। तो मैं ऐसा मानता हूं आशुतोष जी कि ये अब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी वाला मामला है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।